एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल। जैसे कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पार्ट 2 को कंटिन्यू करने के लिए आ गया हूं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपसे कोल्ड वॉर डिस्कस किया था, मैंने आपसे नैम डिस्कस किया था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुटनिरपेक्षता आंदोलन। मैंने क्यूबन क्राइसिस के बारे में भी आप लोगों से डिस्कस किया था, क्यूबा मिसाइल संकट क्या है, और मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। आप पिछली वीडियो में आप पार्ट 1 में जाके देख सकते हैं, वहां पे आपको काफी चीजें मिल जाएंगी ना। इस टॉपिक को मैं कवर करने के लिए मैं थोड़ा सा बिल्कुल डिटेल में जाऊंगा, तो इस टॉपिक पर ध्यान दीजिएगा। द एंड ऑफ टू पोलैरिटीज, दो ध्रुवीयता का अंत। नाउ दो ध्रुवीयता का अंत, सबसे पहले हमें टॉपिक को समझना होगा, इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, पहला ध्रुव जो था वो अमेरिका था, दूसरा ध्रुव जो था आपका सोवियत संघ यूएसएसआर, एंड तीसरा ध्रुव जो है आपका नैम था। नाउ फर्स्ट वर्ल्ड, पहली दुनिया अमेरिका यूएसए, दूसरी दुनिया सोवियत संघ यूएसएसआर, और तीसरी दुनिया जो हमारी थी वो नैम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, गुटनिरपेक्षता जो थी वो तीसरी दुनिया थी। तो इस तरीके से, किस तरीके से एंड हुआ टू पोलैरिटीज का, मींस दो ध्रुवीयता का अंत कैसे हुआ, मींस हम कह सकते हैं कि सोवियत संघ का अंत किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में हम इस टॉपिक में, इस चैप्टर में, इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है और आपको जानना चाहिए ना। तो मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं, द फर्स्ट वर्ल्ड आपका क्या है, यूएसए। सेकेंड वर्ल्ड आपका क्या है, यूएसएसआर। एंड थर्ड वर्ल्ड आपका क्या है, दैट इज नैम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ये टिप्स पे आपको याद होना चाहिए। सो स्टार्टिंग दैट, किस तरीके से हुआ तो मैं जिक्र कर सकूं। जैसे मैं आपसे कॉजेस ऑफ, मैंने कोल्ड वॉर के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले बताया था दैट मैंने आपको सबसे पहले बताया था मैंने कि टॉपिक्स बताया मैंने 1948 में बर्लिन के वॉल को पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि 1950 से 55 के बीच में कॉन्गो जो आपका संकट आया था। फिर मैंने नॉर्थ कोरिया संकट भी बताया था मैंने आपको, 1955 से बोला था मैंने। फिर मैंने आपको बोला था 1961 में क्यूबा मिसाइल संकट। फिर मैंने बोला था आपको वियतनाम जो संकट हुआ था, जो 1965 से 1974 के बीच में ज्यादा इंपॉर्टेंस था, जिसमें अमेरिका के साथ में उसकी लड़ाई हुई थी। सो मैंने जो डिस्कस किया था, ठीक, तो वो जो कारण थे उसमें कुछ और भी कारण थे जो कहीं ना कहीं टू पोलैरिटी को एंड करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो उसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। जैसे आपको एक अगर बात याद होगी तो 1961 में बर्लिन वॉल को, ठीक है, बर्लिन वॉल को खड़ा किया गया था 1961 में। और ठीक 28 साल बाद 1989 को, 9 नवंबर 1989 को बर्लिन के वॉल को गिरा दिया गया। और जैसे ही बर्लिन का वॉल गिरा, मतलब बेसिकली जर्मनी जो था वो दो भागों में था, ठीक है। जर्मनी वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। और ये वॉल ही जो थी ये जर्मनी को दो भागों में बांटती थी। दैट वॉल कब खड़ी की गई थी, 1961 में खड़ी की गई थी। और 1989 में 28 साल बाद 9 नवंबर 1989 को जर्मनी के लोगों ने इस वॉल को तोड़ दिया। और जैसे ही ये वॉल टूटा, वैसे ही पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी, मींस ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी, दोनों के दोनों एक हो गए। इसके बाद तुरंत, मतलब अगर देखा जाए तो तुरंत ही सेकेंड पोलैरिटी, मतलब हम बोले तो दो ध्रुवीयता, मतलब सोवियत संघ का अंत हो गया। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। नहीं, फर्दर मैं डिस्कस इसको करूं तो मैं आगे बता दूं मैं आपको कि इसमें अगर मैं आगे डिस्कस करूं तो मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि ये तो एक सबसे बड़ा रीजन था। इसके बाद से ही बर्लिन का वॉल जैसे गिरा, वैसी टू पोलैरिटी, दो ध्रुवीयता का अंत हो गया। इसके बाद से सवाल ये आया कि अब सबसे पहले हमें जानना है थोड़ा सा, इसमें इस टॉपिक में हम जानेंगे कि दैट दो ध्रुवीयता क्या थी, यूएसएसआर की अगर देखा जाए तो वहां की सिस्टम क्या था, वहां का पॉलिटिकल सिस्टम क्या था, थोड़ा सा उसके बारे में भी हमें जानना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट सिस्टम। के लिए तो मैं आपको बता दूं, ये चीजें तो आपको फैक्ट्स में बिल्कुल याद रखना अच्छी तरीके से ना। फर्दर अगर आप देखेंगे, कॉपी निकाल के नोट डाउन करते रहिएगा, बहुत हेल्पफुल होगा आप लोग के लिए। नोट डाउन करते रहिएगा, पॉइंट वाइज क्लियर हो जाएगा। सो देखिए, यूएसएसआर का जो सिस्टम था वो कैसा था। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो वहां का जो सिस्टम था वो बिल्कुल प्लानिंग के हिसाब से सारा काम किया जाता था, ठीक है। योजना के हिसाब से सारा का सारा काम किया जाता था, ठीक है। वहां पूरी तरीके से जो था वो पूरी तरीके से समाजवाद अर्थव्यवस्था थी, तो पूरी तरीके से सब कुछ सरकार के अंडर में था, ठीक है। एक सिस्टमैटिक तरीके से सारा का सारा काम किया जा रहा था, क्रमबद्ध तरीके से किया जा रहा था। तीसरी चीज आप ये कह सकते हो कि वहां पे वन पार्टी सिस्टम था, दैट वाज द कम्युनिस्ट पार्टी, वहां पे एक ही पार्टी थी, ठीक है।
ठीक है। चौथा पॉइंट ये कह सकते हो आप कि वहां पे जो भी काम होते थे वो गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर में होते थे। ठीक है, गवर्नमेंट जो भी काम करती थी गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर में होती थी। तो ये आप पॉइंट डिस्कस कर सकते हो कि यूएसएसआर का जो सिस्टम था, पॉलिटिकल सिस्टम था, इकोनॉमिकल सिस्टम था, वो पूरी तरीके से एक प्लानिंग के हिसाब से चलता था। जैसे इंडिया में हमारे यहाँ पे प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप इन 1951। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर साहब जो थे उसके अध्यक्ष हुआ करते थे। तो फर्स्ट प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप इन 1951 और पहला प्लानिंग हुआ था जो 1951 से 1956 के बीच में हुआ था। ठीक है, 1951 से लेकर 1956 के बीच में हुआ था। दैट वाज द प्लान जो एग्रीकल्चर पे बेस्ड था और इस मॉडल को जो तैयार किया था वो चौधरी चरण सिंह जी ने तैयार किया था। अब कहा जाए, आपको नॉलेज की बात बता दूं कि इंडिया से अगर किसी ने प्लानिंग कमीशन कॉपी किया था तो यूएसएसआर ने ही कॉपी किया था। प्लानिंग के बारे में योजना, पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान किसी ने कॉपी किया था, यूएसएसआर ने ही किया था। तो एक सबसे बड़ा टूटने का सबसे बड़ा रीजन ये भी था। नाउ अब थोड़े से सर्टेन चेंजेस आए जो कहीं ना कहीं यूएसएसआर को टू पोलैरिटी को तोड़ने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, 1980 में एक सोवियत संघ के लीडर थे जिनका नाम था मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव थे। ठीक है, इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो मिखाइल गोर्बाचेव ने 1980 में क्या किया कि एक तरीके से देखा जाए तो कुछ चेंजेस लाने की कोशिश की। ठीक है, अगर देखेंगे तो आप इसमें चेंजेस लाने की कोशिश करी, वो इकोनॉमिकल चेंजेस था और पॉलिटिकल चेंजेस था। बेसिकली वहां पे डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना चाहते थे, बट अगर देखा जाए तो यूएसएसआर में डेमोक्रेसी नाम का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वहां पे पार्टी के अगेंस्ट आप बोल ही नहीं सकते थे। कम्युनिस्ट पार्टी ने जो फैसला किया, कम्युनिस्ट पार्टी ने जो डिसीजन दे दिया, वो सबको मानना पड़ेगा, क्योंकि वहां एक ही पार्टी थी। ठीक है, सो मिखाइल गोर्बाचेव ने 1980 में कुछ पॉलिसी दी थी जो इकोनॉमिकल पॉलिसी थी, जो आपकी एक इकोनॉमिकल पॉलिसी थी, और दूसरी उन्होंने पॉलिटिकल पॉलिसी भी दी थी, बट इट वाज नॉट पूरी तरीके से नहीं हुआ, पूरी तरीके से एप्लीकेबल नहीं हुआ। ठीक है, पेरोस्ट्राइका और ग्लेडस्टोन जो पूरी तरीके से इन्होंने पॉलिसी दी थी, दैट वाज नेम। उसके बाद क्या हुआ कि फाइनली जब 1989 में बर्लिन के वॉल को गिरा दिया गया और ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी एक हो गया, तो ठीक 1991 में क्या हुआ कि बेरिस यत्लसीन, ये उस वक्त सोवियत संघ के एक बड़े नेता थे, तो इन्होंने मिलकर देखा जाए तो ईस्ट यूरोप के साथ मिलकर और रशिया और यूक्रेन जैसी कंट्री ने मिलकर, सबने मिलकर यह अनाउंसमेंट कर दिया कि फाइनली यूएसएसआर का एंड हो गया है, बर्लिन का वॉल गिर चुका है, यूएसएसआर का एंड हो चुका है। और यहीं पे 1991 में यूएसएसआर का एंड हो गया, यूएसएसआर का अंत हो गया पूरी तरीके से, दो ध्रुवीयता का अंत यहां पर पूरी तरीके से हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद क्या हुआ कि यहां पे रशिया जो था इसका उत्तराधिकारी बना दिया गया। फाइनली रशिया को यहां पे, रूस को यहां पे पूरी तरीके से यहां का उत्तराधिकारी बना दिया गया। अब यहां पे रशिया पूरी तरीके से यूएसएसआर में आ गया। अब मैं एक चीज आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि यूएसएसआर का जो अगर देखा जाए तो यूएसएसआर पूरी तरीके से फॉर्म कब हुआ था, तो अगर आप लोग को नॉलेज होगा, आप लोग को याद होगा, तो 1917 में एक रशियन रेवोल्यूशन हुआ था। 1917 में एक रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, रूसी क्रांति, जिसे हम बोलोवसिक क्रांति के नाम से भी जानते हैं। इस रेवोल्यूशन के बाद से ही यूएसएसआर एग्जिस्टेंस में आया था और फाइनली 1991 में इसका पूरी तरीके से एंड हो गया। तो ये सारे रीजन थे टू पोलैरिटी के। नाउ अब समझना जरूरी है कि क्या रीजन थे कि यूएसएसआर का एंड हो गया पूरी तरीके से, क्या क्या रीजन थे कि यूएसएसआर को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया, इस पार्ट में हम डिस्कस करते हैं। सो यूएसएसआर को खत्म करने का सबसे पहला रीजन ये था कि वहां जो पीपल्स की एक्सपेक्टेशन थी, पीपल्स की जो एक्सपेक्टेशन जो थी वो फुलफिल नहीं हो पा रही थी। ठीक है, पीपल की जो उम्मीदें थी, आकांक्षाएं थी, आकांक्षाएं किस प्रकार से हो सकती हैं, राजनीतिक रूप से हो सकती हैं, आर्थिक रूप से हो सकती हैं, तो पूरी तरीके से जो इच्छाएं थी वो पूरी नहीं हो पाई। दूसरी चीज, वहां पर वन पार्टी सिस्टम था। अगर देखा जाए तो वहां पे वन पार्टी सिस्टम था, तो लोगों को बोलने का भी कम हक दिया गया था। पार्टी जो कहती थी वो पूरी तरीके से इस पे एप्लीकेबल होता था, पार्टी जो कहती थी वही माना जाता था। तीसरी चीज, अगर देखा जाए तो लगभग 19% जो इंडस्ट्री थी उनको लगभग उल्टे सीधे दामों पर पूरी तरीके से सोल्ड कर दिया गया, बेच दिया गया, पूरी तरीके से सेल कर दिया गया।
उसके बाद क्या हुआ कि यूएसएसआर की एक पॉलिसी थी दैट वो ज्यादातर अपने रिसोर्सेस का, जो नेचुरल रिसोर्सेस होते थे, रिसोर्सेस का इस्तेमाल वो वेपन बनाने में खर्च किया करते थे, ठीक है, हथियार बनाने में, संसाधनों का इस्तेमाल वो हथियार बनाने में खर्च करते थे। अब रीजन क्या था? उस वक्त जब कोल्ड वॉर चल रहा था तब यूएसएसआर और यूएसए के बीच में एक टसल चल रहा था, दैट वाज हथियारों की होड़। जो जितने ज्यादा वेपन बना लेगा उतने ज्यादा मतलब उसके जीतने के चांसेस होंगे। तो यूएसएसआर ने क्या करा, देखो यूएसए ने तो मेंटेन करा, यूएसए ने क्या करा कि पब्लिक पॉलिसी को भी ध्यान में रखा, पीपल्स की एक्सपेक्टेशन को भी फुलफिल करा, बस इसने पीपल को एक्सपेक्टेशन को बिल्कुल ध्यान में रखा और इसने वेपन्स बनाने इकट्ठे कर दिए, वेपन्स बनाने इन्होंने स्टार्ट कर दिए। तो एक रीजन था ये भी टूटने का। इसके अलावा वहां की जो इकोनॉमिक सिस्टम जो था ना वो पूरी तरीके से स्टॉप हो गया था, पूरी तरीके से गतिरोध हो चुकी थी, ठीक है। उसके अलावा वहां के जो पार्टी जो थी वो बिल्कुल भी आंसरेबल नहीं थी। मींस हमारे यहां पे डेमोक्रेसी कंट्री है तो हमारे यहां पे पार्टी जो होती है, सरकार जो होती है वो आंसरेबल होती है, मींस उसको जवाब देना पड़ता है जनता को, बट यहां पे बिल्कुल ऐसा सिस्टम नहीं था। तो आप ये सारे पॉइंट डिस्कस कर सकते हो। इसके अलावा एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूएसएसआर के जो पीपल थे, जो लोग थे, उनको जब पता चला कि यूएसए के जो लोग हैं उनको बहुत सारी फैसिलिटीज, कंडीशंस एंड उनकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल किया जा रहा है, तो ये देखकर मतलब पश्चिम देशों की तरक्की के बारे में जानकर भी यूएसएसआर के नागरिकों की थोड़ी इच्छाएं बढ़ी। तो ये भी सारे रीजन थे। तो ये सारे के सारे यूएसएसआर के टूटने के कारण थे। तो ये सारे के सारे रीजन थे। नाउ कॉन्सिक्वेंसेस डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे? मींस अगर देखा जाए तो जब सेकंड पोलैरिटी एंड हो गई पूरी तरीके से तो परिणाम क्या 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 रहे उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो परिणाम आपके कुछ नहीं रहे, देखिए सिंपल से कोल्ड वॉर खत्म हो गया, क्योंकि अगर देखा जाए तो यूएसएसआर खत्म हो गया, कोल्ड वॉर तो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में था, तो कोल्ड वॉर खत्म हो गया। दूसरा, न्यू स्टेट जो है वो फॉर्मेशन हुए, मींस यूएसएसआर के ग्रुप में जितने भी स्टेट थे, अब यूएसएसआर ही खत्म हो गया तो उनका वो इंडिपेंडेंट हो गया, वो अपनी इच्छा अनुसार जहां जाना चाहते हैं वहां जा सकते हैं। तीसरा, कैपिटलिस्ट थॉट जो था वो पूरी तरीके से स्प्रेड होने लगा, मींस पूंजीवाद पूरी तरीके से फैलने लगा। चौथा पॉइंट आप ये कह सकते हो कि अमेरिका की हेगेमनी, यूएसए की जो हेगेमनी थी वो बढ़ गई। पांचवा पॉइंट ये कह सकते हो कि सबसे ज्यादा पावरफुल अमेरिका बन गया, ठीक है, आप कह सकते हो कि सबसे ज्यादा पावरफुल अमेरिका बन गया। तो ये सारे के सारे ग्राउंड्स आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस कर सकते हैं। जैसे देखा जाए तो अमेरिका की महाशक्ति बनकर उभरा, अमेरिका अब अपनी हेगेमनी बताएगा। मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगा कि हेगेमनी क्या है, अमेरिका की क्या डिस्कस है, वो पॉलिटिकल हेगेमनी कैसी है, इकोनॉमिकल हेगेमनी कैसी है, सोशल हेगेमनी कैसी है, इवन कल्चरल हेगेमनी कैसी है, किस तरीके से उसने वर्चस्व फैला रखा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जो आज भी हम देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। सो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया है। सो मुझे उम्मीद है कि ये अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट पार्ट में इसको फर्दर कंटिन्यू करूंगा। सो मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छी तरीके से मैं समझाने में आपको सक्षम हूंगा। तो अगर समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से कोशिश करूंगा और इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको मेरी पार्ट 1 की वीडियो देखनी है तो ऊपर के साइड में बेल आइकन आप प्रेस करिएगा, तो आपको वहां पे आसानी से मेरी लिंक पे आप जाके क्लिक करके और वहां से आपसे पार्ट 1 की वीडियो आप दे सकते हैं। सो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।